हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप लोग का हेल्थ कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। क्लासेस को आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग पूरा का पूरा देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे और सही तरीके से उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ उसको रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक उसका आप पूरा 100% यूज नहीं कर पाओगे, समझ आया। तो चलिए आज हम लोग लगाने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी मैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग को पढ़ाया हूँ, जितने भी थ्योरी में कराया हूँ या कुछ लॉज बताया हूँ, डेरिवेशन कराया हूँ, उसी के बेस पे आज हम लोग लगाने वाले हैं न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस एई एंड जेईई एग्जाम्स में पूछा गया है, ताकि एक आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया है जो भी मैं टॉपिक आप लोग को पढ़ाया हूं। आप लोग को पता है अभी हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो आप बोलोगे सर आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तो आज मैं जो क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो किस पे रहेगा, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से रहेगा, जो भी आपके प्रीवियस एई एंड जेईई में पूछा गया है, राइट। अगर मैं बात करूं लेक्चर कितना हो जाएगा ये हम लोग का, तो अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करूं ना, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये आपका लेक्चर नंबर हो जाएगा 6। लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के टॉपिक में, तो इस टॉपिक में हो जाएगा ये लेक्चर नंबर 5, ठीक है, बिकॉज पहला मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। चलिए तो आज देखते हैं कि आप कितना अभी तक समझे हैं। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया जो मैं आप लोग को पढ़ाया हूं, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और उसको बना भी लीजिएगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, ताकि अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और आपके साथ सभी नॉलेज गेन करे, सभी पढ़ाई करें, राइट, सभी आगे बढ़े। और दूसरा चीज़, आप खुद से ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन को लगाने का, बिकॉज सब कुछ आपको आता है। जैसा मैं यहाँ पे जो भी चीज़ क्वेश्चन, क्योंकि यू नो दैट मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो मैं पूरा इस टॉपिक में यानी फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से जो भी मैं पढ़ाया हूँ, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया ना, वो सभी चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो आपको वीडियो जो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, इसको पॉज करना है, आपको पहले आंसर लगाना है। जो भी आंसर सही होगा फिर मेरा देखना है कि करेक्ट क्या हम मार रहे हैं आंसर के, या फिर सॉल्यूशन आपको करना है। सॉल्यूशन अगर आएगा तो अच्छी बात है, सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको देखना है कि हम क्या लगा रहे हैं। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आया। जैसे जितना भी मैं कराऊं कि मुझे सर इतना क्वेश्चन आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 8 नहीं आया, कोई बोलेगा मुझे सबका सब आया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह का आपका गया ये एमसीक्यू सॉल्यूशन वाला लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ और मैं देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना आप लोग को, सिर्फ मैं एसएससी जेईई और आरआरबी जी का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो भी इंडिया लेवल में कहीं भी जो स्टेट लेवल एई एंड जेईई का क्वेश्चन हुआ है उन सभी को मैं यहाँ पे कलेक्शन लाया हूँ, ठीक है। एसएससी जेईई एंड आरआरबी जी का तो मैं स्पेशल सीरीज चलाऊंगा यूट्यूब में, जो फ्री आएगा, डोंट वरी। वहाँ पे टोटल मैं आपको एसएससी जेईई का 10 से 15 साल का क्वेश्चन करा दूंगा और आरआरबी जेईई का भी करा दूंगा। बट फिलहाल अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो आपका अलग अलग स्टेट लेवल एजेई में पूछा गया है वो क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ जो सिलेक्ट किया हूँ ना, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ। कहने का मतलब क्या है, ए लेवल का क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ। देखो यहाँ पे यूपी आरवीएनएल, आपको पता होगा बहुत ही फेमस एग्जाम होता है यूपी का, यूपी आरवीएनएल का 2016 का क्वेश्चन है एई का, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर का। तो आप अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ए का क्वेश्चन लगाओगे तो जेई का तो लगा ही लोगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए। सिंपल ये बोल रहा है कि a rigid body will be in equilibrium under the action of two force only when, मतलब बोल रहा है एक बॉडी है, एक बॉडी में अगर 2 फोर्स लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा, आप ये आपको पता करना कि कब होगा। चलो पढ़ते जाओ, आप लोग आंसर लगाओ। यहाँ पे आपको पॉज करना है, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले आप देखो कि क्या आपके अनुसार जो आप पढ़े हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लड़का अभी तक लेक्चर नहीं देखा ना, जैसे मैंने कहा ना ये 6 लेक्चर हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो अगर आप नहीं देखे हो इससे प्रीवियस 5 लेक्चर, तो आप जाके पहले सभी 5 लेक्चर को देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके होगा, या आपका ड्रीम बैच चल रहा है, एजे ड्रीम बैच इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप पहले 5 लेक्चर को देखो, फिर ये क्वेश्चन सबको लगाओ। और अगर आप चाहते हो कि भाई देखें आपको कितना आता है, तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन देखो, अगर आपको आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तब आप जाइएगा और फिर सारे को पढ़ के आइएगा, 5 लेक्चर को फिर लगाइएगा, फिर देखिएगा कितना आप पे बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंट। चलो अभी तक आई होप सो कि आप लोग लगा लिए होंगे जो भी इसका आंसर होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ
यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। द रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, एक रिजिड बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स। तो देखो अब यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ, बोल क्या रहा ना, इस तरह का कोई एक बॉडी है मेरा और ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है कि वो बैलेंस है, ना तो इधर मूव कर रहा, ना इधर मूव कर रहा, ना ऊपर ना नीचे, एकदम रुका हुआ है, तभी ना इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि फोर्स लगेगा तो समान लगेगा। आप बात यहाँ पे कर रहा है कि टू फोर्सेस लग रहा है। अब देखो पहला ऑप्शन बोला गया है फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस। अब समझो सब क्या क्या मतलब है। बोला गया सेम मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम लगेगा। जैसे कहने का मतलब 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि सेम लाइन ऑफ एक्शन कहा गया। अब इसका मतलब क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन, देखो मान लो एगो 10 न्यूटन का मैं यहाँ पे लगाया और एक मैंने 10 न्यूटन का लगाया, तो मैंने कुछ यहाँ नीचे लगा दिया। देखो एक चीज़ बताओ, ये पूरा देखो अभी तो सेम मैग्नीट्यूड का है, ये भी 10 का ये भी 10 का, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है, नहीं है। क्यों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब एक एक्सिस पे नहीं है। एक एक्सिस पे नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, देखो मेरी बात समझो, अगर ये मेरा बॉडी है और एक मैंने फोर्स लगाया, एक यहाँ पे टॉप में लगा रहे हैं और एक यहाँ मैंने बॉटम पे लगा रहे हैं, तो जब टॉप एंड बॉटम पे लगाएंगे तो अपने क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं, इस तरह समझो, ये मेरा है। अब मान लो एक मैंने यहाँ लगा रहा हूँ यहाँ लगा रहा हूँ, तो अगर दोनों तरफ से तो धक्का लगेगा तो ये इसको मूव करेगा, इधर मूव कराएगा। देखो क्योंकि इधर से लग रहा है ना, ये इधर मूव कराएगा और ऊपर वाला इधर मूव करेगा, घूमने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम में हुआ नहीं। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन में अभी खड़ा है ना, किस लिए खड़ा है, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे ना, देखो जैसे ऊपर मैंने कर दिया नीचे, अब देखो ये रहेगा ही नहीं, ऐसे कर जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम सेम लाइन ऑफ एक्शन से भटक जा रहे हैं। हल्का सा सेम लाइन ऑफ एक्शन ऊपर करेंगे, देखो ऐसे चल जा रहा है। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा तभी जाके इक्विलिब्रियम रहेगा, मतलब स्टैटिक रहेगा। तो वही कह रहा है। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक एक्सिस में, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि अगर मैं 10 न्यूटन को सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एकदम सेम लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ लगा रहा हूँ, एक सेकंड में ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक ही। अब देखो ये 10 न्यूटन का यहाँ भी लगा, 10 न्यूटन का ये भी लगा। तो अब अगर मैं यहाँ इस एक्सिस को पार करके आपको दिखाऊं तो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। तो अभी दोनों को मार रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का भी है, सेम लाइन ऑफ एक्शन का भी है। और थर्ड नंबर में क्या कहा गया है, सेम सेंस का। सेंस मतलब क्या है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है। अब देखो एक मेरा 10 न्यूटन लगा इस डायरेक्शन पे, दूसरा लगा इस डायरेक्शन पे, तो क्या दोनों मेरा सेंस सेम हुआ, नहीं सेंस हुआ। देखो ये हो गया मेरा इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ये इस डायरेक्शन पे आ रहा है, दोनों तो ऑपोजिट सेंस हो गया ना, ये इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, ये नहीं बोला सेम सेंस, मतलब ये भी इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, इसको बोलेंगे सेम सेंस। तो ये क्या सेम सेंस है, नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा सेम सेंस में, तो मैं ये काम करता हूँ, पूरा को हटाता हूँ पहले तो, और मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ कि मान लेते ये मेरा बॉडी था और पहला वाला मैं ये बोल रहा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा, समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लूंगा। तो एक मेरा लगा इधर से, पहले तो बोला गया सेम मैग्नीट्यूड, तो 10 न्यूटन का मैंने लिया था, सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन में और सेम सेंस में, मतलब ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन। देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है, सेम मैग्नीट्यूड का भी है, और आपका सेम आपके लाइन ऑफ एक्शन भी है, सेंस लाइन ऑफ एक्शन और मैग्नीट्यूड सब सेम है। तो क्या ये मेरा इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा। वाई, देखो ध्यान दो, एक मेरा बॉडी था 10 न्यूटन का इधर से हम लगाए, मतलब समझो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इधर से 10 न्यूटन का लगा रहा हूं तो ये तो मूव कराएगा, और इधर से मैंने एक रस्सी खींच के, रस्सी में बांध के यहां से फिर से खींच रहा हूं, तो पूरी तरह से ये मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, मेरा 10 न्यूटन का इधर लग रहा है एक बार, और दूसरा बार भी 10 न्यूटन का लग रहा है, मतलब टोटल मेरा रिजल्टेंट कितना होगा 20 न्यूटन का, जो किस डायरेक्शन पे लग रहा है, इस डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स, तो मूवमेंट करा देगा, इसको क्या कराएगा, मूव कराएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोल रहा तो ये रुका हुआ नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं है ये, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला कहा गया है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, बस यही दो चीज कहा गया। मतलब कोई एक मेरा बॉडी है, इसमें बोला गया सेम मैग्नीट्यूड मतलब है 10 न्यूटन का, एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन 10 न्यूटन का। लेकिन ये नहीं कहा गया है ना, इस बॉडी अगर ले लें सेम लाइन ऑफ, लेकिन ये नहीं कहा गया सेंस कैसा होना चाहिए, तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा। हो सकता है ये सेम सेंस में हो सकता है ऑपोजिट सेंस में हो, तब सही होगा, लेकिन सेम सेंस में ये तो कहा नहीं गया ना, ऑपोजिट या सेम सेंस, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं गया, तो आप बी भी नहीं करोगे। बात करते हैं सी नंबर में। सी नंबर देखो क्या कहा गया है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी। तो मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लगा और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का लगा ले लिया, अभी मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। फिर कहा गया सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन भी मेरा सेम है, बिल्कुल सेम है। आप अगर यहाँ पे मैं रेड करके दिखाऊँ तो देखो लाइन ऑफ एक्शन भी ये एक्सिस से पार हो रहा दोनों का दोनों मेरा, तो बिल्कुल ये सही है, एक्सिस सेम है,
ठीक है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है। और क्या कहा गया है यहाँ पे, लास्ट में कहा गया है ऑपोजिट सेंस, काफी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट मतलब एक मेरा ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे जाएगा। अब बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये मेरा बॉडी रहा, एक अगर फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का और जस्ट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, ऑपोजिट सेंस में, तो ये दोनों को बैलेंस रखेगा। कहने का मतलब समझो कि एक उंगली मैंने इधर से लगाया और दूसरा उंगली इधर से लगाया, देखो अब ये बैलेंस रख रहा है ना। अब इसी को अगर इधर से ही मैंने छोड़ दिया, इधर से ही दोनों लगाया तो इधर चल जाएगा, यानी कि ऑपोजिट सेंस होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। कि थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे करेंगे, देखो मान लो नीचे करेंगे और मैंने ऊपर करा तो देखो अब ये मूव कर रहा है, रहेगा ही नहीं। तो लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, सेंस भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्योंकि इधर अगर 10 लगा, इधर 15 लगेगा तो इधर ज़्यादा फोर्स हो जाएगा तो इधर मूव कर जाएगा, अगर इधर ज़्यादा रहेगा तो इधर मूव कर जाएगा। इसीलिए इन तीनों का होना इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बेसिक चीज़ था, बट मैं थोड़ा टाइम लेके आपको समझा दिया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या अभी तक आपको समझ गए होंगे ना कि करेक्ट आंसर विल बी योर सी नंबर। तो इसका सी होगा करेक्ट आंसर। कितना बच्चा का सही हुआ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बता देता हूँ कितना क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं आप लोग को यहाँ पे 9 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 9 है, यस 9 क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि 9 में आप लोग कितना, देखो ये 9 क्वेश्चन लाए हैं लेकिन ये 30 40 50 क्वेश्चन के बराबर है। बिकॉज ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन को लाया हूँ जिसमें मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चन को या फिर कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए मैं आप लोग के लिए पहले तो पढ़ देता हूँ, आप लोग देखना करेक्ट क्या होगा आंसर। ये कहाँ पे पूछा गया, देखो ये भी आपका, अब देखो हिमाचल प्रदेश का ए का मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ये अलग स्टेट अब चल गए, अभी यूपी था अब हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी ए का क्वेश्चन, देखो ये ए 2018 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 3-4 साल पहले का। तो देखो चलिए क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ता हूँ क्या बोला गया। बोला गया दो फोर्स है पी एंड क्यू है, ठीक है, आर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। वही है, दो फोर्स दिया गया, अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहा है। जैसे कि ये सिंपल कर रहा है, ये याद है आप लोग को ना, पी है और क्यू है और अल्फा एंगल है। मैंने जब भी कहा था ना कि नॉन पैरेलल फोर्सेस कैसे पता चलेगा सर, टू फोर्सेस विद सम एंगल, जैसे एंगल बोला यानी कि नॉन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल फोर्स तो कोई एंगल भी होगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मेरा दोनों का सेम रहता है, डिस्टेंस दोनों सेम रहता है, एक्स रहेगा पी एंड क्यू, तो ये कहलाएगा पैरेलल। तो यहाँ तो कोई एंगल होगा ही नहीं। एंगल कब होगा, जब वो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा, मतलब जो एक दूसरे को कट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस का बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर, यानी कि रिजल्टेंट आर का बात कर रहा है, एक्ट एन एंगल थीटा। याद करो रिजल्टेंट किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा हम लोग लेके चलते थे, तो वही लेके चलो। मान ले तो कि इसका कोई रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा बीच से इस तरह करके, एक सेकंड ना, यहाँ पे कोई इस तरह करके मेरा रिजल्टेंट बन रहा है, राइट, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं, मतलब नीचे वाले के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। वैसे हम लोग लेके चलते थे, आपको याद होगा फाई, और फोर्सेस के बीच का एंगल हम लोग लेते थे थीटा, लेकिन इस बार अल्फा कर दिया और थीटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है विथ पी। अच्छा, और एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज कहा गया है कि विथ पी के साथ, मतलब जो थीटा एंगल बना रहा है पी फोर्स के साथ। तो देखो हम लोग पी ऊपर वाले को माने थे, तो एक काम करो इसको नहीं मान के इसको मान लो, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन बोला उसी तरह हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि मेरा पी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ऊपर वाले को क्यों मान लेंगे, ठीक है, ओके। तो कहा गया देन दी वैल्यू ऑफ द थीटा। बताओ थीटा मतलब समझ रहे हो ना, ये डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू, मतलब बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब अगर आप, मैं जो आप लोग को पढ़ाए वो फाई लेके पढ़ाए हूं, तो यहाँ पे फाई या फिर थीटा का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर थीटा का टेन इनवर्स उधर कर देंगे। समझ आया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इसका वैल्यू पूछा गया। और ये बेसिकली जो थीटा बना रहा है किसके साथ, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो वाला पूछा गया यहाँ पे, यानी कि वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट आर का नहीं पूछा गया आपको, टेन फाई, लेकिन फाई नहीं आके थीटा लिया गया, तो उसका वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए आई होप सो अभी तक आप लोग बना लिए होंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा। जो बच्चा बना लिया है अच्छी बात है। आप देखिए इसको कैसे मैं आप सॉल्यूशन करता हूँ। तो मैं सिंपल ये जानते हैं सर जी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन फाई, तो फाई के जगह में थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फोर्स टच नहीं कर रहा ना उस वाले को लिखते हैं। तो देखो पी के साथ टच कर रहा है, यहाँ कहा गया ना थीटा विथ पी, तो पी को नहीं देंगे क्यू को लेंगे। और आपको पता है पी जिसके साथ टच करता है उसको कॉस, तो अपोजिट वाला साइन, तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग सर यहाँ पे क्यू साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह में मैं यहाँ पे क्या करूँगा अल्फा, याद होगा ना, यहाँ पे मैं अल्फा लिखूंगा, क्योंकि ये क्या होता था, दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता था। एंड डिवाइड में हम लोग करते थे क्या,
क्यू कॉस अल्फा, याद होगा आप लोग को। एंड जो फोर्स टच करता था उसको बस यहाँ पे लिख देते थे, तो पी टच करता तो ये आ जाएगा। अब ये है तो बस थीटा इन्वर्स कर देंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इन्वर्स, वही चीज़ लिख दो यहाँ पे, क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो देखो कहीं पे है आंसर ये चीज़, अगर होगा तो करेक्ट है, नहीं तो गलत हो गया। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, हम लोग काफ़ी प्यार से बनाएं, अच्छी तरीके से बनाएं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे टेन इनवर्स हो जाएगा क्यू साइन अल्फा एंड पी प्लस क्यू अल्फा, देखो बी नंबर हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को बनाना। तो बताइएगा इसका भी कितना सही हुआ कि नहीं। अभी तक 2 क्वेश्चन लगाया और आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का सबका सही जा रहा होगा टेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CGPSC का है। ठीक है, देखो अब अलग स्टेट आ गए, ये भी आपका एक का ही क्वेश्चन है, 2014 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़िए डियर। कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, फिर से देखो आपका वही लेमिस थ्योरम, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, नॉन पैरेलल वाला का बात कर रहा है ना। तो कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी, 2 फोर्स दिया गया मेरा ए एंड बी, तो बोला गया रिजल्टेंट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए, मतलब एक रिजल्टेंट जो है ना एक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। अच्छा, द एंगल बिटवीन दी ए एंड बी विल बी, मतलब अब बोल रहा है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो हम लोग लेके चलते थे थीटा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आप लोग सॉल्व कीजिए पॉज करके, मैं यहाँ पे देखता हूँ आंसर, यहाँ सॉल्यूशन आप लोग के लिए करता हूँ। तो आप लोग को देखना नहीं है सॉल्यूशन, पहले आपको लगाना खुद से। तो कहा गया सर जी यहाँ पे 2 फोर्स है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक फोर्स मेरा क्या है ए एंड बी है, तो इस तरह करके मानेंगे ए एक फोर्स और एक फोर्स बी है। तो मान लेते हैं कि मान लो ये मेरा ए है और एक मेरा बी है। लेकिन यहां पे कहा गया है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर, मतलब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस तरह से लूंगा, एक फोर्स 2 फोर्स, इसको मैं मान लूंगा, मान लो बी है और इसको ए। अब इसी को मैं क्यों ए माना, इसको क्यों बी माना, क्योंकि डियर आप थोड़ा क्वेश्चन देखो, कहा गया रिजल्टेंट 2 फोर्सेस, मतलब ए एंड बी का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए के साथ, ए फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। इट मीन्स मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बना रहा है, इस जगह पे रिजल्टेंट बना रहा, बीच में ही तो रिजल्टेंट होता था ना, आपको याद है ना, ये लेते थे पी एंड क्यू, तो रिजल्टेंट बीच होता था। तो देखो यहाँ पे बीच में हम लोग रिजल्टेंट लिए एंड, लेकिन ये सिर्फ ये स्टेटमेंट सिर्फ ये कह रहा है कि जो ये रिजल्टेंट है ना वो मेरा ए फोर्स के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, बस यही कहा गया है। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको कहा गया है द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या लेते थे, आपको याद होगा पी एंड क्यू के बीच में थीटा लेते थे, याद होगा। रिजल्टेंट के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग फाई लेते थे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा। तो चलो डियर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का, मान लो ये ए एंड बी के फोर्सेस का, मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं हम लोग क्या है। चलो मैं इस तरह करके इधर थोड़ा ले आता हूँ कि एक सेकेंड ना, ऐसे कर लेता हूं कि इसके थीटा है, ये थीटा मैं इधर कर लिया हूं, ए एंड बी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। तो आपको ये थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है सर जी, यहाँ पे 10 का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा एंगल पता चल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 थीटा, चलो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 10, अच्छा 10 हम लोग फाई लेके चलते थे ना, और फाई बेसिकली क्या होता था, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, देखो ये रिजल्टेंट होता था और उसका फाई, यही हम लोग लिखते थे 10 फाई। तो लेकिन यहाँ पे फाई के जगह में क्या है 90 डिग्री है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। चलो मैं 10 फाई लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, 10 फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, जो टच नहीं कर रहा, कौन नहीं टच कर रहा, बी, तो आ जाएगा यहाँ पे बी, फिर क्या आ जाएगा कॉस लिखते हैं सर, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या, थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई सर जो टच कर रहा है यानी कि ए, और प्लस फिर से लिखेंगे बी, इस बार साइन लिख देंगे, ठीक है। एक सेकंड ऊपर में साइन लिखते हैं, मैंने गलती कर दिया, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा एंड प्लस आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, यही तो हम लोग करते थे ना। लेकिन सर जी यहाँ पे फाई के जगह में तो 90 है, देखो फाई के जगह में क्या दिया गया 90 दिया गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 90 पुट करूँगा। तो यहाँ पे 10 फाई यानी कि 10 90 इज इक्वल टू, मैं बी का तो वही लिखूँगा बी साइन थीटा एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बस यहाँ पे लड़का कंफ्यूज कहाँ करता वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर 1090 का वैल्यू क्या होता है, इनडिफाइंड होता है सर, वो कैसे हम लोग लिखेंगे। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जी जो 1090 का वैल्यू होता है ना
वो मेरा होता है क्या आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि 1/0 आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1/0। अच्छा, किसी को ये चीज़ पता है? इसको बताने से पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 1/0 एंड 0/1 के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको याद होगा, मैं आप लोगों को पहले कर चुका था कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तो ये हो सकता है, क्योंकि 1 को आप 0 बार मतलब एक बार नहीं होता, काउंट हम लोग करते हैं ना, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मैं 2 बार करूंगा तो 4 होगा, एक बार करूंगा 2 1 जा 2 होगा। लेकिन अगर मैं काउंट ही ना करूं, 2 0 जा तो 0, तो ये हो सकता है। मतलब ये 1 को अगर 0 बार करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये 0 आ सकता है, मतलब ये पॉसिबल है। तो ये तो हो जाता है मेरा 0। लेकिन अगर करेंगे 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ 1 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो 0 को आप 1000 बार भी करोगे ना, तो फिर भी क्या होगा, वो 0 ही होगा। मान लो इसको हम लोग 50 बार किए, तो फिर भी 0 ही होगा, ये कभी 1 हो ही नहीं सकता। यानी कि ये मेरा होता अनडिफाइंड। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए कि 1/0 मेरा अनडिफाइंड होता है। तो बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं डियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1090 का वैल्यू जो होता है ना, वो मेरा अनडिफाइंड होता है। क्या होता है मेरा? अनडिफाइंड होता है। इसका वैल्यू मेरा हो जाता है अनडिफाइंड। तो लड़का यही कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे अगर अनडिफाइंड हम लोग पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे? तो भाई अनडिफाइंड करने का मतलब 1/0 भी तो आप पुट कर सकते हो ना। जस्ट मैंने कहा ना यहाँ पे कि भाई अनडिफाइंड को 1/0 कर सकते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि इज इक्वल टू 1/0? ये कर सकता हूँ। तो बस यही चीज़ को यहाँ पे वैल्यू को पुट करना, बस ये वाला चीज़ को अगर आपको, इसीलिए मैं आपको थ्योरी जब पढ़ा रहा था तब भी इसके बारे में डिस्कस करा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कह सकता हूँ कि भाई 1/0 इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं बच गया, बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा ओनली क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। आपको निकालना क्या था यहाँ पे, ए एंड बी के बीच का एंगल, फोर्सेस के बीच का एंगल, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हम लोग क्या लिए, थीटा लिए, मतलब थीटा फाइंड आउट करना। तो ए को उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई बी, और कॉस उसको ले जाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। मतलब इसको मैं इधर करता हूँ तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स माइनस ए बाई बी। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये चीज़ कहीं आंसर दिया गया? देखिए आप खुद ही। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी, बिल्कुल डी नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो देखो ये सभी चीज़ जो है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा। आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे सभी चीज़ जो है जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, जैसे ये सभी पढ़ रहा है। कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है, याद होगा आपको, रिजल्टेंट ऑफ द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ। दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ प्रिंसिपल जो था, यानी कि जो हम लोग दो नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे, आर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा एंड टेन फाई इक्वल टू क्या आता था मेरा, जो भी लेते थे पी एंड क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू आपका कॉस थीटा। तो वही दोनों का हम लोग यूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे टेन फाई ये क्या है, बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इस सब क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफी इजी, ये आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर में क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है, एकदम इजी है। यहाँ पे ऑड स्टेटमेंट आपको पिक करना। ऑड मतलब सबसे जो अलग होता है ना, चार इंसान में सबका एक ऐसा इंसान होता है, मतलब एक ऐसा फ्रेंड आपका होता है जिसका सोच कुछ अलग ही भागता है। जैसे मान लो आप एक चल जाते हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप चल गए वहाँ पे सबको पार्टी करने का सोच रहा था, चलो भाई इस सप्ताह पूरा पार्टी करते हैं, और आपके दिमाग में चल रहा कि कब टाइम मिले कि मैं जाके पढ़ाई करूँ, कब जाके मैं अपना लाइफ को सिक्योर करूँ। तो चारों कुछ अलग सोच रहा, आप उसमें से ऑड हो गए, अलग हो गए। अब ये ऑड सही भी हो सकता है, ऑड गलत भी हो सकता है। हो सकता है 5 आदमी अच्छा हो, एक आदमी खराब हो, एक लड़का खराब करेंगे मतलब कुछ और उसका दिमाग में चल रहा है, खराब मतलब वो नहीं। ठीक है, तो ऑड स्टेटमेंट यहाँ पे पिक करना है लेमिस थ्योरम के रिगार्डिंग। क्या हम लोग लेमिस थ्योरम पढ़ चुके हैं? बिल्कुल। क्या मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताया हूँ? बिल्कुल सभी चीज़ बताया हूँ। तो देखो यहाँ से 1 बाय 1 करके कहा गया था, थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली, एक सेकेंड ना, द थ्योरम इज अप्लीकेबल इफ ओनली बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ सर जी ये तो सही बोल रहा है, याद करो मैं कह चुका हूँ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो मैं यहाँ पे सही बोल सकता हूँ। और हमको छांटना है। बात करें बी नंबर में, द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस।
क्या ये पैरेलल फोर्स के लिए बनता था? तो थोड़ा सा याद करो कैसे बनता था। इस तरह रहता था, 3 मेरा फोर्स रहता था, याद है? 3 फोर्स के लिए हम लोग यूज करते थे। मान लो लेते थे, एक P लेते थे, एक Q लेते थे और एक R लेते थे, जो कि बेसिकली R मेरा एक तरह से रिजल्टेंट होता था, लेकिन वो थर्ड फोर्स लेते थे। तो आपको क्या देख के लग रहा है कि ये मेरा पैरेलल फोर्स है, ये तो एक दूसरे को कट कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं, ये मेरा पैरेलल फोर्स नहीं है, नॉन पैरेलल फोर्सेस है। मैं जितना थ्योरम बताया था सब हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए यूज करते हैं, पैरेलल के लिए बिल्कुल नहीं। पैरेलल के लिए तो इजी है, सामने जा रहा है तो जोड़ दो, अपोजिट जा रहा है घटा दो, दैट्स इट। तो ये मेरा नॉन पैरेलल के लिए। तो अभी तक मुझे पता चला कि एक सही है, अब एक गलत है, तो बाकी सब क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो चलो देखते हैं सी नंबर में, द थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल लेस देन 3 फोर्सेस। क्या ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? बोल रहा है कि 3 से कम फोर्स के लिए लागू नहीं होगा। बिल्कुल सही, सिर्फ 3 फोर्स के लिए लागू होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से सही बोल रहा है। आ जाओ डी नंबर में, द थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर। याद होगा आपको, कोप्लेन में आपको समझाया था, इस तरह करके समझाया था कि एक सेकंड, कि ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। तो किसी भी एक प्लेन पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तीनों फोर्सेस को, p q r को। तो p q r को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कोप्लेन, एक ही प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये कोप्लेनर भी था। तो हाँ सर आप बताए थे, तो यानी कि ये भी एक तरह से क्या बोल रहा, सही बोल रहा। तो कहीं ना कहीं सारा का स्टेटमेंट सही है, एक मेरा गलत होगा जहां तक मुझे लग रहा है, जो बी नंबर है। ई नंबर में क्या आ गया था, थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस। ये भी सही है, कहा गया कि 3 से ज्यादा फोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। सही बोल रहा है, ओनली 3 फोर्स के लिए अप्लीकेबल है, ना तो 3 से ज्यादा ना 3 से कम। तो ये भी एक तरह से सही स्टेटमेंट, एक तरह से नहीं, सही ही है। तो यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट। देखो यहाँ पे बी मैंने गलत करा है, मतलब ऑड करा है, ऑड सबसे जो अलग है, हटके है। तो आंसर क्या यहाँ पे होगा, बी नंबर ही यहाँ पे आंसर होगा। तो इट मीन्स में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बी करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑड आपके स्टेटमेंट है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। तो आई होप सो इसका आप लोग 100% क्वेश्चन को बनाएंगे। अब थोड़ा सा चलो रिजल्टेंट वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएं, जिस तरीका डेरिवेशन से सोलो। देखो अभी जो मैंने करा ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और ये सभी जो है वो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जो डेरिवेशन से हमको फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड चलते हैं। तो देखो हर तरह का मैं क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए डियर, तो यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ये कहा कि आपको T1 एंड T2 फाइंड आउट करना। चलिए बताइए, तो T1 एंड T2 बेसिकली। तो आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, सर जी ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है। देखो सब मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है सर, या तो मैं लेमिस थ्योरम लगा सकता हूँ, या फिर हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल। फिर भी मेरा वो रिजल्टेंट वाला याद करो, कौन सा? अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि R इक्वल टू रूट अंडर, आप लोग सॉल्व करो, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अगर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको याद होगा ना कि जब मेरा दो फोर्सेस लेते थे P एंड Q परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, तो हम लोग सिर्फ लगाते थे R इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों सर जी? क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा जब 90 लिया ना, तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, और ये इसी के चलते पूरा का पूरा 0 हो जाता है, पूरा का वैल्यू 0। तो बचता ओनली क्या है, रूट अंडर पी प्लस क्यू। तो अगर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल और सम ऑफ वर्टिकल हम लोग निकालेंगे, सॉरी सम ऑफ ये हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल को हम लोग Q मान लेंगे और सम ऑफ वर्टिकल को हम लोग P मान लेंगे। तो वही सम ऑफ यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं रूट अंडर सम ऑफ वर्टिकल का होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, में हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज करके लगा सकते हैं, बट लेमिस में एक कंडीशन ये है कि ये ओनली अप्लीकेबल है 3 फोर्स के लिए। 3 फोर्स होगा तभी जाकर अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो T2 1, T1 2, एक मेरा 250 यहाँ पे दिया गया है न्यूटन का, 2 हो गया, सॉरी 250 नहीं है, 2500 है, 2500 है, 2500 न्यूटन 3 फोर्स और 1000, तो यहाँ पे 4 फोर्स दिया गया है। या तो इसको आप 3 फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताया हूँ। जैसे देखो इसको हम लोग रिजोल्व कर लेंगे इस डायरेक्शन पे, तो दोनों का दोनों, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसका, मान लेते हैं आपको पता है जैसे ये मेरा 2500 है, तो इसको कर देंगे 2500 और 50 डिग्री बना रहा है डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कॉस लेते हैं क्योंकि उसी के साथ बना रहा है 50। तो हम लोग देखो ये भी मेरा आ गया। अगर इन दोनों का बात करें, ये और ये दोनों मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया ना एक डायरेक्शन पे, तो पैरेलल है। अब दोनों को अपोजिट साइड करेंगे तो एक में से एक को घटा देंगे, तो एक में घटा देंगे तो एक, दोनों फोर्स मिला के एक फोर्स हो गया। तो अब 3 फोर्स मिल जाएगा हमको। कौन कौन सा? एक तो हो गया मेरा T2, एक हो गया ये वाला T1 माइनस 2500 कॉस 15, 2 फोर्स, और एक आ जाएगा आपका 1003। तो तब हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप लेमिस थ्योरम से या फिर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल करके रिजल्टेंट
किसी तरीके से रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे T1 और T2 फाइंड आउट करने बोला है, तो आप रिजल्टेंट के थ्रू ही ये दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो और एक तरीका है, और एक तरीका यह है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल जब हम लोग करेंगे ना तो हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकता है। अब आपको तीसरा तरीका मैं बताता हूं, और एक तरीका ये है, एक सेकंड ये सभी को मुझे हटाने दीजिए, ठीक है। और एक मैं आपको तरीका बना, और जिस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है, जब भी हम लोग लिखते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं बात करूँ सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0, तो वर्टिकल इक्वल टू 0 क्या होता है, मान लो इस तरह करके जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है F1 और एक जा रहा है इधर जा रहा है F2, तो मैं क्या करूंगा, या तो करूंगा F1 क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ इज इक्वल टू, अगर मैं उधर ले जाऊंगा माइनस को तो कर सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2। तो मान लेते हैं यहाँ पे F2 का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लो ये 10 न्यूटन दिया रहेगा, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 10 न्यूटन वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक सेकंड 10 न्यूटन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं F2 के जगह में, तो F1 इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन। तो अगर एक फोर्स दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक दूसरा फोर्स मेरा निकल सकता है इज इक्वल टू करके सम ऑफ हॉरिजॉन्टल से और सम ऑफ वर्टिकल से। तो आप इस तरीके से भी T1 T2 को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे ईजी तरीका यही लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1000 दिया गया है, तो 1000 और ऊपर वाला के साथ कंपेयर करेंगे वो निकल जाएगा, और ये 2500 को हम लोग वर्टिकल में इस तरह हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे, और जस्ट दिस माइनस दिस इक्वल टू आ जाएगा, या फिर दिस इक्वल टू T1, तो वहां से भी ला सकते हैं। तो आप बहुत तरीका है जिससे इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो अभी तक आप लोग पॉज करके इसको ट्राई किए होंगे जिस तरीके से मैंने कहा, नहीं तो अभी आप पॉज करो और जो मैंने अभी समझाया इस तरीके से सॉल्यूशन करो। आई होप सो कि आप लोग सक जाइएगा, और कमेंट में आपको करना ही करना है, इसको बताना कि इसका क्या करेक्ट आंसर आया। अब मैं आप लोग को इसको सॉल्यूशन कराता हूँ, मैं बहुत टाइम आप लोग को दे दिया, ठीक है। चलिए डियर, हम लोग मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड इस क्वेश्चन का मैं वैल्यू थोड़ा देख लेता हूँ कि कहीं गलत तो कुछ नहीं है ना, मैं चेक कर लेना चाहूँगा, बेटर रहेगा। जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार देखने दीजिए। 2500 है और ये आपका 1000 न्यूटन है, बिल्कुल सही है। 60 और 15 डिग्री बन रहा, हाँ ठीक है डियर। चलिए अब देखो इसको मैं कैसे बनाता हूँ, है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं देखो कैसे बना सकता हूँ, एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूँ। तो सर जी मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, आप लोग बताएं, आप लोग जो चाहे मैं उस तरीके से बना सकता हूँ। लेमिस थ्योरम से बना सकता हूँ, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल से बना सकता हूँ, या फिर सिंपल सम ऑफ कुछ भी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन को रहने देता हूँ ताकि आप बाद में भी इसका कर सको। कॉपी करके मैं एक बार पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बन गया। चलो मैं लेमिस थ्योरम से ही बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो 2500 है ना, तो 2500 को आपको 15 दिया गया, तो मैं अगर इधर रिजोल्व करता हूँ इसको, तो मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ 2500 cos 15, जी हाँ सर लिख सकते हैं। एंड अगर मैं 3 फोर्स चाहिए लेमिस थ्योरम के लिए, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक तो मैंने यहाँ पे T2 फोर्स था, एक सेकंड ये मेरा अच्छी तरह से आया नहीं है, ये मेरा T2 फोर्स था, तो एक तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा T2 फोर्स हो गया, T2 फोर्स, और एक को 2500 cos 15 को मैं इधर ले आता हूँ। मतलब मैं अगर इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, एक सेकंड, ये पूरी तरह से मेरा T2 हो गया, और ये मेरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो T1 माइनस 2500 cos 15, मैं फोर्स को इधर ले आया। क्यों, क्योंकि आप पता है कि दो पैरेलल फोर्सेस को अगर एक डायरेक्शन पर आया तो रिजल्टेंट हम लोग P प्लस Q कर देते हैं। अगर ये मेरा P रहता है Q रहता है, और दो अपोजिट वाला अपोजिट ओवर से रहेगा तो रिजल्टेंट P माइनस Q कर देते हैं। तो बेसिकली ये तो मेरा एक तरह से अगर एक ही लाइन एक्सिस में है तो पैरेलल हुआ ना, पैरेलल ही हुआ, एक दूसरे को अभी कोई कट कर नहीं करेगा, तो मैंने वही सिंपल यहाँ करा है, तो इधर मैं ले लिया हूँ। इससे फ़ायदा क्या हुआ आप लोग समझो, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 3 फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, एक T2 हो गया, एक T1 हो गया, और एक मेरा नीचे बचा, दैट इज योर 1000 न्यूटन। बस अब मेरा यही 3 फोर्स था, क्योंकि 2500 न्यूटन को मैं पहले हॉरिजॉन्टल लिया और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करके इधर ले आया, T1 के साथ कर दिया, तो अब यहाँ बचा 3 फोर्स। एंगल थोड़ा देख लेते हैं, अगर लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो एक तो अगर मैं बात करूँगा ये आपका 90 है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होगा, तो एक 60 दिया गया, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 हो गया। एंड अगर बात करूँ ये तो पूरा का पूरा 90 ही हो जाएगा, ये 90 ही हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। ये आपका 15 दिया गया, तो ये भी तो कंप्लीट 90 होगा। तो अगर ये 15 हो जाएगा तो ये आपका रेस्ट बचेगा क्या, 75 बच जाएगा, क्योंकि 75 प्लस 15 इक्वल टू 90, तो ये बच गया। और ये भी आपका जो है एक तरह से 90 दिया गया है, ये भी आपका क्या है 90,
सारा एंगल मुझे पता चल गया लेमिस थ्योरम के लिए। लेकिन मुझे चाहिए क्या, T1 और इसके बीच में कितना। तो यहाँ तो आपका 60 दिया गया, तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए कि एक तो एंगल ये 60 है, एंड देन आपका T2 माइनस 2500 cos 15 से लेकर 1000 के बीच में, तो यहाँ 90 है। तो ये दो चीज़ मिल गया 60 मिल गया, 90 मिल गया। अब हम लोग 360 में से घटाएंगे 90 + 60, तो 90 + 60 क्या होता है, 150 होता है, 150। तो अगर 300 में से 360 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए आप। तो बोलेंगे सर ये तो 10 इधर बचा और यहाँ से 2 बचा है, मतलब 210 बनेगा। मतलब ये डिग्री कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। मतलब ये हो गया मेरा 210, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 210 बस। और लेमिस थ्योरम कब लगाते हैं, जब सारा एंगल पता होना चाहिए और एक फोर्स मिनिमम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फोर्स मेरा पता है 1000 और सारा मेरा एंगल पता है, तो यू कैन अप्लाई लेमिस थ्योरम। तो चलिए लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे बड़ा ही फोर्स लेके चलता हूँ। जैसे मान लो T2 ले लेते हैं, तो T2 डिवाइड बाय साइन ऑफ कौन सा एंगल लेते हैं, दोनों फोर्सेस की अपोजिट, दो फोर्सेस के बीच का एंगल। तो इसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या है यहाँ पे, एक सेकंड इसको समझो, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा चुका फिर भी। सो सर T2 के अपोजिट वाला फोर्स मेरा एक है 1000 और इसके अपोजिट वाला है ये वाला। तो इसके पार हुए हम लोग 210 के साथ और इसके साथ हुए 60 के साथ पार हुए। तो सामने वाला एंगल तो नहीं लेना है, तो यहाँ बचा क्या 90, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 90। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 90। अब बात करते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, T1 माइनस 2500 cos 15 इज इक्वल टू कौन सा एंगल लेंगे। तो फिर से मैं इसको बताता हूँ कैसे लेंगे भाई। तो सर इसके सामने ये आ जाता है 90 है ना, 90 तो नहीं लेंगे, और इसके सामने आ जाता है 60, इसको भी नहीं लेंगे, तो मैंने कि 210, तो साइन 210 आ जाएगा, मीन्स साइन 210 लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, साइन 210 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अब बचेगा 1000 वाला। तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको रिसाइज करता हूँ और नीचे ले आता हूँ और इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड बचा मेरा क्या 1000, तो 1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, अब कौन सा एंगल लेके बताइए, इसके बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो 1000 के सामने कौन सा आ रहा है, यहाँ पे T2 आ रहा है, तो किस एंगल से पार में 210 से, इसको नहीं लेंगे। और इसके सामने वाला ये फोर्स आ रहा है, यानी कि T1 माइनस 2500 cos 15, तो इसके लिए कौन सा एंगल से पार के 90 से, तो इन दोनों को नहीं, 60 मेरा बचा। तो आप ओबियसली बात है वही एक बचा था तो वही लेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ सिखा रहा हूँ तो हर वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, साइन 60, बस हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना डियर, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना। आपको क्या कहा गया था, T1 एंड T2 फाइंड आउट करने। तो आप किसी भी दो को पकड़ो, जो नॉन फोर्सेस है उसको एक पकड़ना और जो अननोन है उसको पकड़ना। यहाँ पे नॉन क्या है, ये वाला है 1000 माइनस डिवाइड बाय साइन 60, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू आपको पता है और 1000 आपका दिया गया है। अब इसको या तो इसके साथ इसका कंपेयर एक बार कर लो, तो एक बार मेरा T1 पता चल जाएगा, और दूसरे बार इसके साथ इसको कंपेयर कर लो तो मुझे T2 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए तो यह आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि T1 का वैल्यू कितना आएगा। T1 आएगा 3414.8145 न्यूटन, एंड T2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 115.700 यानी 700 बोलते हैं ये न्यूटन। तो ये दोनों आपका आ गया वैल्यूज़, T1 एंड T2 का वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करना, सही आएगा गलत आएगा आप लोग मुझे बताइएगा। क्या कीजिएगा, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तो बिल्कुल सर ये मेरा करेक्ट आंसर है। अगर नहीं होगा तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैंने जैसे कहा। अच्छा मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, कि बेसिकली किए क्या यहाँ पे। चलो डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ में अटको ना, अभी सीख रहे हो तो चलो मैं कर ही देता हूँ। देखो इसको मैं क्या करूँगा, एक बार कैलकुलेट करूँगा T2 के साथ, तो T2 डिवाइड बाय आ जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई साइन 60। एक तो मैं ये इक्वेशन लिखा, यहाँ से आप T2 फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा इक्वेशन मैं करूँगा कि T1 माइनस 2500 cos 15 डिवाइड बाय साइन 210 इज इक्वल टू फिर से वही 1000 डिवाइड बाय साइन 60, क्योंकि 1000 डिवाइड बाय साइन 60 आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखा, एक इक्वेशन मैंने ये लिखा, ठीक है, एक इक्वेशन मैंने ये लिखा, यहाँ से मेरा T1 का वैल्यू आ जाएगा और इस वाले से T2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आपको T2 पता चल जाएगा और यहाँ से आपको
T1 पता चल जाएगा। और जैसे मैंने कहा आप लोग से कितना वैल्यू आएगा, तो T1 का जो वैल्यू आने वाला है दैट इज योर 3414, ठीक है, 3414.8145 न्यूटन। एंड T2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1154.700 न्यूटन। तो ये आपको मिलने वाला है आंसर। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि टेंशन जो है वो ये होने वाला है इस रोप में, ठीक है। चलिए गाइज, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। जैसे जैसे देखो आप लोग जाओगे वैसे वैसे मैं टफ क्वेश्चन थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल लगाएंगे ताकि आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पे मैं इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन सब बताऊंगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है, पुली रहता है और पुली पे क्या किया जाता है, 2 वेट को लटकाया जाता है और उसको बैलेंस कर रहा है एक बड़ा न्यूटन। देखो यहाँ पे 10 न्यूटन का एक आपका वेट है और 10 न्यूटन का जो पुली रस्सी से बंधा हुआ, समझ लो ये मेरा वायर एक तरह से है या रस्सा है, जो मान लो पत्थर या बाल्टी कुछ भी इसको लटकाए हुए हैं और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, 15 न्यूटन का बैलेंस अपोजिट तरह से बैलेंस कर रहा है। जैसे पानी से रस्सा निकालते हैं ना हम लोग, पानी निकालते हैं, बहुत टाइम पहले निकाला जाता था, तो वहाँ क्या करते, मान लो कोई भी निकालता है तो उधर पानी रहता था और इधर हम लोग रहते थे, उसको खींचते, उसको बैलेंस करते। मान लो रुकाना है तो कहीं एक जगह जाकर रुक गए तो मेरा फोर्स लगा तभी इसको बैलेंस कर रहा था। इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, 50 न्यूटन बैलेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रोप में दोनों में टेंशन लग रहा है, तो टेंशन कितना लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये एक वर्टिकल के साथ दोनों कितना एंगल बना रहा है, कोई ना कोई खास एंगल में हम लोग लेते हैं ना। आप देखो ना रस्सी लोगे इस तरह से, मान लो इस तरह से एक वेल है और इस तरह से कुछ रहता है मेरा, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये वेल है और यहाँ से हम लोग एक बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कोई खास एंगल में हम लोग इसको खींचते हैं, ठीक है, एक खास एंगल में इसको खींचा जाता है, खास एंगल में इसको खींचा जाता है। तो वही एंगल आपको फाइंड आउट करना, वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है और जितना भी मेरा थीटा का वैल्यू इधर आएगा उतना ही इधर आने वाला है, इक्वल आने वाला है। क्योंकि देखो 10 न्यूटन का ही है, जो न्यूटन मेरा सेम है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू सेम दिया गया है, तो एक थीटा अगर निकालोगे तो दोनों पता चल जाएगा। चलिए ये चीज़ है। आप देखो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो और आप लोग ट्राई करो अपने से बनाने का। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को सॉल्यूशन के थ्रू आप लोग को बता दूंगा कि किस तरीके से इसको मैं आप लोग को बनाऊंगा। तो चलो गाइस देखो क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा प्यार से पढ़ो इसको। बोला गया एक पुलिस सिस्टम दिया गया सोन इन फिगर, जिसमें आपको सिंपल दिया गया फाइंड, यहाँ फाइंड बोला गया है, एक सेकंड, फाइंड लिख दिए हैं। तो कहा गया फाइंड थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, थीटा का इक्वल टू क्या होगा, यानी कितना एंगल के साथ टेंशन मेरा बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन पे कि आपको एज्यूम करना है कि पुली में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब पुली मेरा स्मूथ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या क्या गया, स्ट्रिंग है जो वायर है ना वो मेरा वेटलेस है, उसमें कोई वजन नहीं है। अब समझो क्यों, कभी कभी आपको बोलेगा ना कि जो मेरा पुली है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा कि पुली का भी कुछ वजन है, आप वजन के चलते भी कुछ टेंशन आएगा, क्योंकि ये 10 न्यूटन का तो है ही, पुली का भी कुछ अगर वजन हो जाएगा जिसमें घूम रहा है, उस वजन के चलते भी कुछ टेंशन आएगा मेरा रोप में, वायर में या स्ट्रिंग पे। और दूसरा चीज़ अगर आपको बोलेगा कि स्ट्रिंग जो है उसका कुछ वजन है, जो रस्सा होता है, वायर होता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होता है ना, हवा तो होता नहीं है, उसका भी कुछ वजन होता है, तो उस वजन के चलते भी मेरा वेट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा टेंशन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात ये है कि बोला गया ना तो मेरा पुली का कोई फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं तो फ्रिक्शन होगा ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब रगड़ाता है रस्सा उसके ऊपर तो एक फ्रिक्शन लगता है, मेरा बात समझ, तो फ्रिक्शन के लिए ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया ना तो फ्रिक्शन मेरा है पुली में और ना ही मेरा जो रोप है, स्ट्रिंग है, उसमें कोई किसी तरह का कोई वेट है, मतलब वेटलेस मान के आपको चलना है। तो काफ़ी अच्छा 2 चीज़ कहा गया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको दिमाग में फिर से दौड़ेगा सर लेमिस थ्योरम से बना सकते हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से, ये एक मेरा 10 न्यूटन आ रहा, तो हाँ ये T इक्वल टू 10 ही न्यूटन हो जाएगा। ये क्या कोई दिमाग लगाया कि 10 न्यूटन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ना तो मेरा यहाँ जो पुली है उसका कोई बोला गया है फ्रिक्शन है, तो ये ना के बराबर, यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं हो रहा है। तो ये जितना यहाँ पे यहाँ पे कितना 10 न्यूटन का, देखो इस रस्सा में 10 न्यूटन जो वेट है, तो तार देखो मेरा बात समझो, मान लो एक बॉक्स है और यहाँ पे मैंने रस्सी लगाया और ऊपर खींचा, तो ऊपर मुझे कितना न्यूटन लगाना पड़ेगा, जितना वेट इसका होगा उतना ही लगाना पड़ेगा, मतलब 10, मतलब इसको बैलेंस रखना, तब अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ऊपर उड़ जाएगा, कम लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर रुकाना है तो जितना इसका वेट है उतना ही लगाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है तो वो भी 10 न्यूटन का लग रहा है। और चूंकि यहाँ पे पुली का कोई फ्रिक्शन है नहीं
और ना ही रस्से का कोई वेट है, तो यानी कि 10 न्यूटन यहाँ भी अगर टी लग रहा तो 10 न्यूटन, और ये भी टी आएगा, इधर भी आ जाएगा तो टी इक्वल टू 10 ही न्यूटन, मतलब ये भी टी इक्वल टू 10 ही न्यूटन होगा, क्योंकि ना तो मेरा रस्सा का कोई वजन है, ना पुली में कोई फ्रिक्शन है। समझ आई मेरी बात? तो टी इक्वल टू 10 हो गया, और इधर वाला भी टी इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ से तो क्लियर हो गया। तो दोनों फोर्स मेरा पता है और तीसरा ही फोर्स पता है। बात करेंगे यहाँ पे एंगल्स का। क्या यहाँ पे आपको एंगल्स पता है? तो बोलेंगे सर एंगल, मैंने कहा था कि लेमिस थ्योरम के लिए एंगल कम से कम पता होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे कंपेयर करते हो? नहीं, तो यहाँ पे ना तो थीटा का वैल्यू आपको पता, ना ये वैल्यू पता, तो लेमिस थ्योरम तो सर मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन हाँ रेजुलेशन लगा सकता हूँ। देखो ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, इसको हम लोग वर्टिकल में निकाल लेंगे, और दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये उस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और आपको पता है कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक तो मेरा ऊपर वाला टेंशन दिया गया, मान लो इसका वैल्यू आपको नॉन है तो इसका वैल्यू 10 दिया गया है, माइनस F2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से F2 मतलब वैल्यू 1 निकल सकता है, मतलब हम लोग रेजुलेशन से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने यहाँ जो पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया, इसको मुझे हटाने दीजिए 1 बाय 1 करके, ठीक है। पूरा डायरेक्ट मैं डिलीट अगर कर दूंगा तो फिगर भी हट जाएगा, तो दैट इज वाई मुझे धीरे धीरे बैक जाना पड़ता है ना, ताकि सारा का सारा मेरा फिगर जो है जैसा का तैसा रहे, कोई गड़बड़ ना हो। चलिए तो ये देखो मैं बैक आ चुका हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो डियर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज ले जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक तो मेरा यहाँ पे टेंशन था, एक सेकंड, ये मेरा एक टेंशन है और मेरा दूसरा टेंशन है, तो ये एक टेंशन है दैट इज योर टी लग रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टेंशन लग रहा है दैट इज योर टी लग रहा है। दोनों मेरा टी टी था, एंड एंगल मेरा थीटा बना रहा है, इन दोनों के साथ थीटा बना रहा था, इसके साथ थीटा बना रहा है, और नीचे तरफ मेरा एक वेट लग रहा है, और ये वेट कितना का लग रहा है? 15 न्यूटन का लग रहा है। यही तो था ना भाई, यही मेरा था। तो अगर यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना, यहाँ पे आप देख लो एक बार, यही था टी टी मैंने लिखा, थीटा लिखा, 15 न्यूटन लिखा। अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि टी इक्वल टू 10 है, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन अगर मुझे रेजुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल में दिया, इसको रेजुल कैसे करेंगे हम लोग? या तो वर्टिकल में करेंगे, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अगर मान लो देखो इसको मैं रेजुलेशन दोनों तरह कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरह कर सकते हैं, इससे आपको पता है। थीटा किसके साथ सटा हुआ? वर्टिकल के साथ, तो क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। लेकिन टी साइन थीटा अगर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, भले टी का वैल्यू मुझे पता है 10 है, 10 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टी साइन थीटा अपोजिट में कोई है, अगर आएगा तो इसका भी तो वही आ जाएगा। मान लो यहाँ आ जाएगा 10 साइन थीटा, तो दोनों तो मेरा थीटा थीटा अननोन है, तो कोई फायदा नहीं है। हम लोग वर्टिकल लेंगे, क्योंकि ये वाला पता अगर नहीं है तो नीचे वाला पता है, तो फायदा एक होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्टिकल लूंगा। तो यहाँ पे लूंगा क्या, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लूँगा, थोड़ा सा और हमको शार्प करने दीजिए, हाँ, तो मैं इधर वाला लूँगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी कॉस थीटा। लेकिन एक टी कॉस थीटा नहीं, इधर वाला का भी होगा, ये तो मैंने ये निकाला, और दूसरा वाला का और एक होगा, क्योंकि इधर वाला का भी और दोनों का जाएगा, तो और एक आएगा मेरा टी फिर से कॉस थीटा। और याद रखना कि टी इक्वल टू यहाँ पे 10 न्यूटन है, मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पुली जो है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और स्ट्रिंग में भी कोई वेट नहीं है, तो टी इक्वल टू 10 न्यूटन होगा, यानी कि ये मेरा टी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0, तो वर्टिकल में एक तो ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो मैं कर सकता हूं कि टी कॉस थीटा, एक सेकंड, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 न्यूटन। या एक को मैंने पॉजिटिव लिया, दूसरा को नेगेटिव लेंगे, तो ये भी बोल सकते हैं -15 इज इक्वल टू 0, तो उधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू 15, राइट। एंड अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे कि भाई t का वैल्यू मुझे 10 सर पता है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 × 10 कॉस थीटा इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा कॉस थीटा, एक सेकंड, कॉस थीटा इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10 2 जा 20, तो 20 आ जाएगा। तो क्या आप ये 5 से कट नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ठीक है, तो 3/4। तो क्या यहाँ पे मिला मुझे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 3/4, और आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो फाइनली यहाँ पे आप करोगे कि सर जी थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा cos इनवर्स 3/4। तो जब आप cos इनवर्स 3/4 करते हो तो यू विल गेट थीटा इक्वल टू 41 डिग्री 41 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? ये वाला 41 डिग्री 41 मिनट।
डिग्री और कुछ मेरा मिनट में आएगा, जो सेकंड वाला हम लोग लिखते हैं। डिग्री डॉट से और मिनट एक लाइन से दिखाते हैं, इसका ध्यान रखना। मिनट देखो 3 चीज़ होता है, मान लो सिर्फ डिग्री आ गया तो आप डिग्री लिखोगे 40 डिग्री। अगर कुछ आएगा और एक चीज़, जैसे कुछ आया 45 और एक आएगा तो उसको आप मिनट से दिखाना, और एक आ जाएगा तो उसको डबल से, जैसे मान लो फिर से आएगा कुछ, जैसे 10 आया लेकिन अब वो सेकंड में, तो डबल से दिखाना। तो ये डिग्री कहलाता है, दिस इज योर डिग्री, दिस इज योर मिनट और दिस इज योर सेकंड। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो मेरा यहाँ पे आ गया कितना, 40 डिग्री एंड 41 मिनट। तो ये हो गया आंसर आपका। देखो ऑप्शन में है क्या कोई, इसका ऑप्शन शायद में नहीं रखा था ना, बस आप लोग को बताया कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी पैटर्न में आया गया क्वेश्चन में, बस यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आया गया क्वेश्चन है। इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो गाइज आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे मैं आप लोग को बनाऊंगा और कैसे आप लोग को बनाना। अब देखो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अब आ जाता है। यहाँ पे आप लेमिस थ्योरम में आप लोग को दिमाग चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप लेमिस थ्योरम किस पॉइंट पे लगाओगे। ठीक है, तो चलो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे ना लेमिस थ्योरम को, तब तक इसको बना नहीं पाओगे। अगर आप समझ गए तो आप चुटकी में बना सकते हो, हाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें एक ही पॉइंट पे दिया रहेगा, इतना ही आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, या फिर ये रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोग को सभी फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने में बोला हूँ, P1 P2 P3 P4 और P5 भी सब, ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो। तो चलो गाइज, इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, सिंपल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मान लो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और एक वायर से बंधा हुआ है। फिर यहाँ से एक टेंशन आ रहा है, यहाँ पे एक फिक्स किया गया, इस तरह करके बंधा गया और नीचे एक वेट लटकाया गया है। तो आपको सारा का सारा यहाँ पे वेट को फाइंड आउट करना है। तो चलो गाइज, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप एकदम बच्चा जैसा हर एक चीज़ सीखो, प्लस माइनस सब चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप महारत हासिल कर लोगे तब फटाफट पार करना और बनाते जाना है। तब हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, सारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैंने कहा 1 घंटा में 100-200 क्वेश्चन हम लोग बनाएं फटाफट। बट अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप हर एक चीज़ को मैं बेसिक लेके चलूंगा। और जो महारत हासिल है स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा आप लोग का रिविजन हो रहा था, आप देख लो, राइट, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट को लेकर चलूंगा। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट करके चलता हूँ कि क्या मैं दोनों पॉइंट कहीं भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लेमिस थ्योरम आपके दिमाग में अगर चलेगा तो हम लोग, चलो मैं मान लो पहला पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, इस जगह पे क्या यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो थोड़ा देखो, आपको पता लेमिस थ्योरम के लिए क्या चाहिए सर, सारा एंगल पता होना चाहिए और फोर्स कम से कम एक पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना फोर्स है, क्योंकि 3 नजर आ रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि देखो ये P3 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं P3। तो सर P3 P4 और P5 है, 3 गो फोर्स मेरा है। एंगल्स भी सभी पता चल जाएगा मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि देखो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ आपको, एक काम करता हूँ, यहाँ पे खराब हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैं इसको जैसा का तैसा रहने देता हूँ। मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, मैं पहला पॉइंट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। एंड ये जो स्ट्रिंग जा रहा है नीचे तरफ से, क्या है मेरा, बेसिकली P3 है, तो ये मेरा P3 है। ठीक है, मैं बोल रहा था यहाँ पे क्या लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल सभी का सभी एंगल। तो देखो ये एंगल 45 दिया गया था P3 के साथ जो बना रहा था, यहाँ पे देखो मैं जो बना रहा 45 बना रहा था। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये, एक सेकंड में क्या कौन सा कलर ले लूँ, कोई कलर मुझे लेना पड़ेगा, डार्क ब्लू जैसा ले लेते। ठीक है, तो ये बना रहा था 45, यहाँ पे एंगल 45 बना रहा था। और आपको पता है कि 2 पैरेलल फोर्सेस को जो काटता है, अगर यहाँ पे मेरा 45 एंगल ये होता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ भी आपका 45 होगा। ठीक है, आमने सामने का एंगल सेम होता है, ये आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 45 होगा तो मैं क्या नहीं बोल सकता हूँ कि सर जी अगर यहाँ 45 होगा तो ये भी मेरा पैरेलल जा रहा है, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है और इसको कट कर रहा है। तो अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी मेरा 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा 45 होगा। समझ रहे हो ना, ये मैं देखो, ये मेरा पैरेलल है और ये मेरा पैरेलल इसको कट कर रहा है। तो अगर ये वाला 45 दिया गया है तो ये वाला भी तो 45 होगा, बस मैं ये बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ मैंने करा, वहाँ 45 लिखा। तो मैं सभी चीज़ को, ये सारे हौच पौच को हटाता हूँ, डायरेक्ट 45 यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये करा, मैंने ये किया कि यहाँ पे भी जो आएगा ना ये वाला एंगल वो 45 हो जाएगा।
मैं एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले। ठीक है सर जी, ये मेरा 45 हो गया, राइट? बिल्कुल सर, सही बात है, मेरा 45 आ जाएगा। तो ये 45, अब देखो ऊपर वाला थोड़ा सा इसके बात करते हैं, इन दोनों का बात करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का बात करूँ तो ये दोनों 90 है ना, तो 90 में एक एंगल तो 30 दिया गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये वाला हो जाएगा 60, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 60 हो जाएगा। अब देखो ये 60 पता चल गया, 30 पता चल गया, 45 पता चल गया, तो ये कंप्लीट। अगर मैं इधर भी देखो, ये भी तो 90 ही है ना, तो ये भी पता चल गया, तो सब तो पता चल गया। अब रेस्ट ये बचा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब में से 360 में से घटा देंगे। यहाँ पे कितना जगह 90 60 90 90 180 180 180 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 45, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा, 25 माइनस इधर से करेंगे तो आ जाएगा 135। तो ये आपका 135 आ जाएगा डायरेक्ट। कितना आ जाएगा मेरा, 360 में घटाएंगे टोटल को तो आ जाएगा यहाँ पे 135। सारा एंगल पता चल गया। मैं इतना क्यों मेहनत करा आप लोगों को समझाने के लिए, एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सर जी आपने कहा था लेमेज थ्योरम तभी लगाएंगे जब एटलीस्ट एक मेरा फोर्स नॉन रहे। क्या यहाँ पे आपको P5 पता है? नहीं सर। P3 पता है? नहीं सर। P4 पता है? नहीं सर। तो क्या यहाँ पे यूज करेंगे लेमेज थ्योरम? इस पॉइंट पे नहीं करेंगे। हो सकता है रेजुलेशन से भी आ जाए अगला पॉइंट पे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रेजुलेशन से तो आएगा नहीं और ना ही मेरा लेमिस थ्योरम से आएगा। तो अभी इस पॉइंट को छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। मतलब मान लेते हैं इसको पहला, इसको दूसरा सेक्शन, तो इस पॉइंट में बात करेंगे। आप समझ आया? तो किस तरह आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको देखना। देखो इतना करने का जरूरत नहीं था, आप पहले देखते सर P5 नहीं पता, P4 नहीं पता, P3 नहीं पता, तो इसको छोड़िए अभी, आप आ जाओ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक देखो एक दिया गया है 5 न्यूटन, और ये जितना मेरा 5 न्यूटन लग रहा है उतना ही P1 लग रहा है टेंशन, तो ऑब्वियसली बात है P1 इक्वल टू भी 5 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, एक रस्सी बांध के खींचेंगे तो जितना वेट रहेगा उतना ही तो टेंशन लगाएंगे। तो P1 सर पता है, तो हम लोग इसको अगर मैं P3 को रिजॉल्व कर लूँ वर्टिकल में, तो दिस इक्वल टू दिस, तो मेरा P3 भी आ जाएगा। और उस तरीके से हम लोग आगे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इस पार्ट में, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो मैंने इतना समझाया ताकि आप लोग समझो कि मैं जो अभी मैंने बताया वो चीज़ आए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को कॉपी करता हूँ। किस वाले को कॉपी करता हूँ? सेकंड वाले सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी करता हूँ। एंड इस एक सेकेंड ज़्यादा मेरा हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट पेज ही चलते हैं, या फिर यही मैं सॉल्यूशन करना ट्राई करूँ। ठीक है, इस वाले को मैं लेता हूँ। क्या इस वाले को मैं डिलीट कर दूँ क्या अभी? या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको मैं एक पेज में ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अभी। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। अभी हम लोग इस वाले को देख रहे हैं, तो इस वाले को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। राइट, टाइम मुझे दीजिए, टाइम दीजिए, हड़बड़ा के आप लोग नहीं सीखिएगा। ठीक है, एक बार टाइम, यही तो दिक्कत आप लोग लाइफ भर किए हैं ना, जब डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं तब भी हड़बड़ाहट में सीखे हैं, किसी तरह पास हो जाए, किस तरह सेमेस्टर निकल जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ भी इसी तरह करोगे ना डियर, तो अभी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ोगे, निकलेगा जॉब नहीं। ये रियलिटी है, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में कर रहे हो। धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि समझ आए। तो समझो, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, सर जी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ P1, जैसे मैंने कहा P1 तो मुझे पता चल गया सर 500 है। इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि आप एक इस तरह करके लिए आप रस्सी, इसका वजन मान लो 5 kg है, तो आप अगर इसको लटका के रखना चाहते हो तो 5 किलो रस्सी आपको ऊपर से टेंशन लगाना पड़ेगा, तभी जाके होगा, तभी जाके ये मेरा बैलेंस रहेगा। अगर 5 किलो से ज़्यादा आप लगाओगे तो ऊपर उठ जाएगा, 5 किलो से कम लगाएंगे तो आपको नीचे कर देगा, यानी 500 लगाए तब जाके इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, यानी कि P1 इक्वल टू 500, एक मुझे पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे रिजोल्व करूँ P3 को, तो क्या मैं यहाँ पे P3 को रिजोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ऊपर तरीके से। तो 45 इसके साथ सटा हुआ है, तो इस इधर तो हो जाएगा मेरा P3 cos 45, और ऊपर क्या हो जाएगा मेरा P3 sin 45। अब सम ऑफ वर्टिकल से मेरा P3 भी निकल जाएगा, क्योंकि P1 मुझे पता है। तो सम ऑफ अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल यूज करता हूँ इक्वल टू 0, तो दोनों मेरा अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, P1 नीचे और P3 ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर जी यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर करूँ कि P3, एक सेकेंड ना, P3 sin 45 इज इक्वल टू P1, और P1 इक्वल टू कितना दिया गया? 500 न्यूटन दिया गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ करूँगा P3 इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि ये मेरा कितना है, 500 न्यूटन है। तो मैं यहाँ पे P3 इक्वल टू क्या लिखूँ? P1 के जगह में डायरेक्ट मैं 500 लिख देता हूँ P1 के जगह में, और sin 45। अच्छा सर, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, क्या आप लोग को पता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 ये होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, √2, तो यह लिख सकता हूँ 1/√2।
तो अगर P3 का बात करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा तो आएगा कितना यहाँ पे 500√2। तो यह क्या मुझे मिल गया, P3 इक्वल टू मिल गया 500√2। तो देखो यहाँ पे मुझे दो फोर्स पता चल गया, एक तो P1 इक्वल टू यहीं पता चल गया था और दूसरा यहाँ पे P3 इक्वल टू पता चल गया। तो P1 और P3 मेरा पता चल गया। अब यहाँ पे चाहो तो आप लेमिस थ्योरम भी लगा के अदर फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो या फिर रेजोल्यूशन से अभी भी कर सकते हैं। बोलो क्यों? देखो अभी जस्ट मैंने सम अप मैंने क्या लिया था, अभी सम अप लिया था वर्टिकल, अभी हॉरिजॉन्टल वाला तो बाकी है ना। और थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखो, वर्टिकल वाला थोड़ा नज़र लगाओ तो वर्टिकल आप क्या देखते हो सर, वर्टिकल में एक तो मेरा P2 है और दूसरा यहाँ पे बात करेंगे P3 cos 45। और अभी हम लोग P3 फाइंड आउट कर लिए, P3 पता चल गया। तो P3 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कर देंगे 500√2। तो यहाँ से क्या मेरा P2 पता नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो मैं लेमिस थ्योरम क्यों लगाऊंगा जब ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, सम अप यूज करता हूँ। आपका सम अप क्या यूज करता हूँ, इस जगह पे यूज करता हूँ सम अप आपका हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा यहाँ पे P3 cos 45 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्या आपका P2। P3 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 500√2। तो यहाँ पे करूँगा मैं 500, एक सेकंड थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूँ, 500√2। अच्छा सर cos 45 का वैल्यू क्या होता है, ये भी आपका 1/2 ही होता है। चाहे sin 45 का बात करें या cos 45 का बात करें, ये 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंटू 1/√2 इज इक्वल टू P2। और √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो सर जी यहाँ पे P2 इक्वल टू 500 फिर से न्यूटन मिल गया। तो यहाँ पे मुझे और एक फोर्स यहाँ पे पता चल गया, क्या मुझे मिल गया, P2 ही पता चल गया। P1 पता चल गया, P2 पता चल गया, P3 पता चल गया। तो देखो इस सेक्शन में P1 था, P2 था, P3 था, सभी फोर्स पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे किधर, आपके P1 की ओर, और वहां पे देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन से कुछ हो सकता है तो करेंगे, और नहीं तो लेमेस थ्योरम तो मेरा जिंदाबाद, उसके थ्रू बना ही सकते हैं। तब हम लोग चलते हैं इस वाले सेक्शन पे। एक सेकंड, अच्छा ये बैक हम लोग आ गए ना इस वाले सेक्शन में। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा रिसाइज करके थोड़ा बड़ा करके ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा P3 हम लोग को पता चल गया ना, P3 कितना निकाल चुके हैं हम लोग, एक सेकंड में देख लेता हूँ। P3 हम लोग का कितना आया था, P3 आया था हम लोग का 500√2, 500√2 P3, यस। तो यहाँ आ जाएगा मेरा ये 500√2, ये मुझे पता चल गया है, 500√2 मिल गया। तो देखो एक मेरा P3 पता चल कर सारा एंगल पता था, तो लेमिस थ्योरम लगा देते कि रिजोल्यूशन से कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसको अगर रिजोल्व हम लोग कर भी देंगे ना यहाँ पे कि P3 और आपका sin 45 इधर cos आ जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं ना तो इसके साथ रिजोल्व करेंगे P4 का नहीं आएगा, ऊपर में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो चलो डियर लेमिस थ्योरम लगाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे मान लो P4 का, तो P4 डिवाइड बाय साइन ऑफ, कौन सा एंगल को लेंगे ये आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो आप कौन सा एंगल को लेंगे, कौन सा हम लोग अभी फोर्स का बात कर रहे हैं, तो सर जी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ P4 का। तो जस्ट अपोजिट हम लोग दोनों फोर्सेस देखेंगे, इसका बगल एडजेसेंस मतलब पड़ोसी दोनों फोर्स देखो। तो सर इसके पड़ोसी एक P5 है और इसके पड़ोसी एक क्या है P3 है। तो किस किस एंगल से पार में, वो सभी एंगल को लेंगे नहीं, मतलब ये सभी एंगल को नहीं लेंगे और ये सभी एंगल को नहीं लेंगे। बचेगा क्या मेरा 60 और 45, तो इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा वो लेंगे। तो 60 और 45 कितना होता है, 60 40 100 और 5 105। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 105 आ जाता है, क्या आ जाएगा साइन 105। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन 105, एक सेकंड 105 आ रहा ना, हाँ। चलिए P4 हो गया, आप बात करते हैं P5 का। P5 अपोजिट, तो देखो इसके अपोजिट फोर्स मेरा ये है, तो 90 और 30 को नहीं लेंगे, और इसके अपोजिट फोर्स ये है तो ये दोनों को नहीं लेंगे। बचेगा मैंने लिखा 135, तो साइन 135 आ जाएगा। मतलब P5 रेशियो डिवाइड बाई साइन ऑफ 135, और बचेगा मान ली क्या P3। तो P3 का अपोजिट मेरा ये है और ये फोर्स है, तो इस एंगल को नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। मतलब 90 + 30 कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा साइन 120। तो आ जाएगा साइन ऑफ 120, साइन ऑफ क्या आ जाएगा 120। अच्छा इसमें क्या गिवन है, P3 आपका दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे P3 को हटा के अगर कर दूँ 500√2, तो क्या आप लोग गुस्सा हो जाएगा मेरे से, नहीं ना। बोलेगा नहीं सर आप तो जो किए सही है किए, क्योंकि P3 यहाँ पे गिवन था तो मैंने ये करा। तो बस एक फोर्स आपको पता, देखो फायदा क्या था एक फोर्स पता होने से, क्योंकि साइन ये तो कैलकुलेट से आपको पता ही है, चल ही जाएगा आपको कैलकुलेट में, और ऊपर वाला फोर्स भी पता चल गया, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको पता चल गया। तो इसके साथ किसको भी इक्वेट करके ला सकते हैं, क्योंकि नीचे का वैल्यू तो आप ला ही सकते हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। तो इसके साथ अगर कोई के साथ रिलेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको पता है, और इसका एक नीचे वाला वैल्यू पता चल गया तो ऊपर वाला वैल्यू पता चल जाता है। तो अब फिर से वही चीज़ आप करो, किसी के भी दो के बीच में रिलेट करो, इसके साथ इसको रिलेट करो
इसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा P4, और इसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा P5। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, आप लोग को लिख देता हूँ कि मान लो P4 डिवाइड बाई साइन 105 इज इक्वल टू 500√2 साइन 120। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड हो जाएगा, P4 पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से P4 आप लोग को पता चल जाएगा। एंड अगर करेंगे P5 डिवाइड बाई साइन 135 इज इक्वल टू 500√2 डिवाइड बाई साइन 120। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, P5 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों का दोनों वैल्यू को पता कर सकते हो। तो आप लोग ये चीज़ बताना मुझे कि क्या इसका आंसर आया P4 का और P5 का। बाकी कैलकुलेट वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सर हमको P4 निकालना है तो 105 को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग करेंगे 500√2 डिवाइड बाई यहाँ पे था साइन 120 और इंटू हो जाएगा, ये नीचे तो ऊपर चल जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 105 आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेट वैल्यू पुट करना है। इस तरीके से आप लोग फटाफट जो है इस सब का आंसर ला सकते हो। क्या समझ आया कि नहीं, सभी फोर्सेस कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। आई होप सो का आप लोग को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये दोनों को मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा P4 एंड P5। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये और एक आपका आ जाता, देखो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं क्यों लिया, यहाँ पे आपको रस्सी का वेट दिया गया है। याद होगा मैंने जस्ट कहा था कि कभी कभी पुली का जो है उसको फ्रिक्शनलेस माना जाता है, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, और रस्सी स्ट्रिंग का कोई वेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग का वेट लिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क दे दूँ, क्या आप लोग ट्राई करोगे इसको बनाने का, या मैं आप लोग को बनाऊँ इसको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कि कितना स्टूडेंट सकता है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। और इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और आपको देता हूँ, या फिर एक ही क्वेश्चन में आपको देता हूं। ये बताइए, द लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कोप्लेनर फोर्स, कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर कंकरेंट और एनी ऑफ द फोर्स। देखो यहाँ पे कुछ लड़का बोलेगा सर यहाँ पे मल्टीपल आंसर हो सकता है। अब मल्टीपल नहीं, जो सबसे ज्यादा सही आंसर होगा उसको देना। जैसे सर कोप्लेनर होगा, कनकरेंट भी होगा, लेकिन समझो कि जो सबसे ज़्यादा हो सकता है, आप लोग को दिमाग लगा के मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे मैं फिगर भी बना दिया हूँ समझाने के लिए। तो इसका एक आंसर आपको देना, और क्या ये बच्चा कितना सकता है मैं जानना चाहता हूँ, इसका भी आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका फोर्सेस सिस्टम के बारे में पढ़ने। ये सभी चीज़ अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना, कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कनकरेंट होता है, कनकरेंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी। राइट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आप RRB JEE या फिर SSC JEE का कोर्स चाहते हो परचेज करना, तो यू कैन परचेज फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट लिंक या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा मैकेनिकल का कोर्स मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, चाहे SSC JEE रहे या RRB रहे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर मिलने वाला है। 400+ वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट भी आपको मिलेगा। स्पेशल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराया जा रहा है, चाहे RRB करे फिर SSC करे, सब्जेक्ट वाइज कराएंगे न्यूमेरिकल, ताकि न्यूमेरिकल भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। रिवीजन कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। RRB JEE का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा 15-20 साल का। सेम SSC JEE का भी 15-20 साल का क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका भी रिवीजन कराया जाएगा और उसका भी न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ताकि आप दोनों में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो दोनों किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, दोनों को भी परचेज कर सकते हो। कम्बो में आपको और ऑफर मिल जाएगा। ज़्यादा के कॉन्टैक्ट के लिए आप इस नंबर में व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके पता कर सकते हो। चलिए गाइस, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो क्लास को एंजॉय किए होंगे। और अभी मैंने 7 क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करा, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया हूँ, तो उन दोनों का बताइएगा कि कितना आंसर आएगा और 7 में से कितना आपका सही हुआ, ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। बाय बाय।